हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे हैं व्हाट इज कमिंग अप इन द न्यूज़पेपर एवरी डे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कहते हैं दैट वी हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, कोई कहता है वी हैव मेड आवर ओन नोट्स, कोई कहता है बनाने की जरूरत ही नहीं है, कोई कहता है आई कुड डू विद ओनली कंपाइलेशन ऑफ द मंथली मैगजीन्स। सो देयर इज नो वन सेट क्राइटेरिया। पर लेकिन सबके पीछे एक बात तो जरूर है, देयर इज a सस्टेन्ड प्रैक्टिस, देयर इज a सस्टेन्ड थिंकिंग, देयर इज a प्रोसेस बिहाइंड इट। तो देख लो आप खुद ही, गो एंड चेक द क्वेश्चंस। आप क्यों नहीं कर पाए? यू मे हैव स्कोर मोर देन सो कॉल्ड सक्सेसफुल कैंडिडेट। उस सक्सेसफुल कैंडिडेट के जिसके 10th की मार्कशीट जब वायरल होती है तो पता लगता है भाई 60% नंबर भी नहीं थे। दैट मीन्स समथिंग इज रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन। दैट मीन्स यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ फ्रॉम द क्राउड। दैट इज वाई कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ability to work, ability to portray your ideas, ability to be non-technical, ability to be average, ability to be non-radical, ability to be not going into any extremes, ability to be not expecting too much out of yourself or the system, ability to be positive and optimistic about the country, ability to be having good ethical values, at least a good mixture of idealism and reality, ability to be humble. Obviously आज के समय में तो इतने छोटे शॉर्ट्स यूट्यूब वीडियोस सब बन रहे हैं, they portray some other image of a successful candidate or an IAS IPS officer. Ability to love those who didn't get as privileged as you are. So ये बातें हमें हेल्प करती हैं एग्जामिनेशन के लिए। मुझसे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि भाई इतना टाइम लग रहा है न्यूज़पेपर पढ़ने में, आप इतना ज़्यादा बता देते हो, इतना सारा कर देते हो, तो मैं क्या करूं? तो मेरा ये कहना है कि आप जितना मर्जी टाइम लगाइए लेकिन अपने स्किल्स को इनकलकेट कीजिए। इससे फास्ट आप क्या कर सकते हैं? इससे फास्ट नहीं हो सकता। इससे फास्ट तो फिर आप go into mechanical mode. But definitely take your own speed, revisit the topic, revisit the video, revisit it as many number of times as it is required, but do not go beyond without understanding. There are different elements. We are linking it with question answers. We are linking it with understanding of prelims and so on. हम उस बारे में भी कभी ना कभी चर्चा करेंगे कि क्या सिर्फ कहते हैं पीटी के क्वेश्चन कर लो मेरा हो जाएगा। मैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूँ जिन्होंने 10,000 क्वेश्चन किए हैं, लगातार किए हैं, फिर क्यों नहीं हुआ? ऐसे कैंडिडेट्स को भी जानता हूँ जिन्होंने कुछ खास क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए लेकिन फिर भी हो गया। सो देयर आर सर्टेन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। लेट्स बी सिंसियर, लेट्स बी रेशनल एंड लेट्स वर्क incessantly consistently. So with this idea, एनआईए ने मारी छलांग, मल्टी एजेंसी सर्च ऑपरेशन हुआ। एनआईए का मल्टी एजेंसी सर्च ऑपरेशन हुआ ऑन पीएफआई। अब पीएफआई क्या है, पीएफआई क्या करता है, दैट इज ऑल डेफिनेटली नॉट exactly required for examination, but then ठीक है, it's a radical body, it is believed, it is supporting those ideas and values which are against the nation, it is believed by the enforcement agencies. लेकिन हमारे लिए सोचने की बात क्या है? हमारे लिए सोचने की बात यह है कि कंट्री जो है डिसिसिव मोड में मल्टी इंस्टीट्यूशनल बॉडी होने के बावजूद भी वो जो है करती है जो उसे करना है, यानी कि एक्शन लिए जाते हैं। देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ डिसाइसिवनेस, सो दैट इज व्हाट वी कैन से। रोल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो तो सब लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो ये एंगल आप यहां से जरूर ले सकते हैं। अपोजिशन पार्टी का कहना होगा कि भाई मूव टू साइलेंस डिसेंटिंग वॉइसेस। लेकिन क्या आपको लगता है इन ए थ्राइविंग डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, जहां पर एक थ्राइविंग जुडिशरी है, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर गवर्नमेंट ऐसा करती भी है तो क्या वाकई ऐसा कर पाएगी? No popular government would like to do so, because in the longer run it is going to be one of the causes for their downfall. So we have to be rational, optimistic, and we have to create a balanced view also. अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई ईडब्ल्यूएस कोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब तक हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे चुका हो, लेकिन आप कैसे ऐसे मुद्दों के लिए अपने व्यू पॉइंट को बना सकते हैं?
हम उसकी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो टेम्परेरी भी हो सकता है। आप ईडब्ल्यूएस को कोटा ही क्यों देना चाहते हो? आप उनको स्कॉलरशिप दे दीजिए, आप उनको फी कंसेशन दे दीजिए, रिजर्वेशन ही क्यों देना है? बिकॉज रिजर्वेशन इज अटैच्ड टू लीनिएज, और लीनिएज का अर्थ है कि बैकवर्डनेस कभी टेम्पररी नहीं होती, बैकवर्डनेस परमानेंट होती है। आप जो मर्जी कर लीजिए। सोशल बाइकॉट जिसको फील होता है, जिसके साथ होता है, उससे पूछिए कि वो सांसें रोक कर गर्दन रूंधे हुए गले से क्या वो आवाज निकल पाती है? उसका क्या इलाज है? कौन सा कोटा उसका इलाज करेगा? So that is why Supreme Court is saying that EWS, you are arguing that EWS is constitutionally permissible and it is not breaching even the basic structure. But the fact is that क्या really में वो required भी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और हमारे असेंबली में जो डिबेट हुई थी उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कास्ट जो है एक सिचुएशन आएगी जहाँ पे कास्ट जो है वो सोल क्राइटेरिया फॉर प्रोवाइडिंग कोटा रहेगा कि नहीं रहेगा। सो ये इनडिटर्मिनेबिलिटी एक शब्द का यूज किया। इनडिटर्मिनेबिलिटी यानी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो वो जो इनडिटर्मिनेबिलिटी है उसको सुप्रीम कोर्ट इज क्वेश्चनिंग कि भाई कैसे, आखिर कैसे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इनडिटर्मिनेबिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है, आप डिटरमाइन नहीं कर पाए, आप फ्लेक्सिबिलिटी है इस बात में। तो आप ये नहीं कह सकते वी आर गोइंग नॉट बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर नॉट ब्रीचिंग बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसकी कोई मेथोडोलॉजी तो होनी चाहिए, कोई गाइडलाइन तो होनी चाहिए, और ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए जो गाइडलाइन जो है विच शुड बी सस्टेनेबल। कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, डायनेमिक है, इवॉल्विंग है, माना। बट देन दैट डजंट मीन कि उसका बैलेंस और रीजनेबिलिटी जो है वो चली जाएगी। क्योंकि if you argue that 103rd amendment is providing for an additional form of affirmative action without changing the substance of equality while balancing other anomalies, ऐसा तो आप आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? एंड देन 50% कोटा SC ST OBC का तो आप टच ही नहीं कर रहे हो। दैट इज वाई गवर्नमेंट इज आर्ग्यूइंग दैट इट इज वेरी मच वैलिड। हम तो टच नहीं कर रहे हैं उसको। इनएडिक्वेसी है, सोशल बैकवर्डनेस है, एंड देन गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग कि सोशल बैकवर्डनेस के भी पैराडाइम्स हैं। फ्यूचर जनरेशन्स के अंदर आप सेम आइडिया जो आज लागू कर रहे हैं वो आगे जरूरी नहीं है कि आप लागू कर पाए। जो प्रॉब्लम आज की जनरेशन को फील हो रही है, हो सकता है 2 जनरेशन बाद को नहीं होगी। दैट इज व्हाट ही इट इज बीइंग आर्ग्यूड इन द कोर्ट। क्योंकि द गवर्नमेंट इज सेइंग कि दोज हु डू नॉट वांट दिस 103rd अमेंडमेंट एक्ट फॉर फॉरवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, वो अफर्मेटिव एक्शन को रोक रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको कास्ट पैराडाइम से ही देख रहे हैं, उसको बियॉन्ड नहीं देख रहे हैं। तो पॉवर्टी या इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज नॉट मेयरली फाइनेंशियल रियलिटी। इकोनॉमिक वीकनेस जो है, सरकार का कहना है कि वो सोशल रियलिटी भी है, और इसका क्लोज कनेक्शन है सोसाइटल और एजुकेशनल पैरामीटर से। तो कास्ट इज नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑफ सोशल बैकवर्डनेस, दैट इज व्हाट इज बीइंग आर्ग्यूड। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस पॉइंट तक पहुंचेगा। पर आप भी सोचिए इसके बारे में, सोचिए, प्रियम्बल से जोड़िए, DPSP के पॉइंट से जोड़िए, फंडामेंटल राइट से जोड़िए, कुछ तो आपको याद होगा ही ज्यादा। दैट्स व्हाट आई कैन अश्योर यू। नाउ Maharashtra government is using Tata Institute of Social Sciences for socio-economic study of Muslims। तो सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसा चाहिए, जो भी माइनॉरिटी सेक्शंस हैं, जो भी अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, सबके लिए एक सोशियो इकोनॉमिक स्टडी होनी चाहिए, ताकि everything should be better prepared, everything should be uh, even subsidies could be better targeted. That's what we can say. So it's a good move. You have to think in your own state also.
जब हम बात करते हैं इंडिया चाइना ट्रेड की, तो उसमें हमें देखना होगा कि चाइना ने ऐसा जो किया है, जो इंडिया को करना चाहिए, एंड दैट इज हाउ इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू गेट इट्स ओन place. For example, in SCO countries also, the value of Chinese trade with other countries is, you know, 40%. It rose by 40%, and it rose many times 2001 के बाद से। क्या ऐसा कभी सार्क के साथ हो पाएगा? क्या ऐसा कभी इंडिया कर पाएगा? इंडिया के आसपास भी तो नेबर्स हैं, क्योंकि रास्ता तो होकर जाएगा ही जाएगा। तो आप सोचिए इस बारे में भी, क्या हो सकता है? क्या इंडिया चाइना जितना चीप लेबर के साथ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैसे कर पाएगा? What are the bottlenecks in that? That is what is going to help us. Rather, nothing else is required as far as I understand reading it here. चीनी मिट्टी हम एक शब्द यूज करते हैं अभी भी, तो पोर्सलिन उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है चाइना का। और वहाँ पे तो फाइन चाइना बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन बोले जाते हैं। It is more than 2000 years. Late Paleolithic period, Paleolithic, Paleo means stones, Paleo means old, Lithic means stone. तो ये एक इम्पॉर्टेंट, इंडिया के भी ऐसे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इंडिया के भी ऐसे बहुत सारे products हैं, which we are discussing in another series of art and culture, which will continue. I'll bring everything, try to bring on the table, however time it takes. So Chhattisgarh government has come up with something called Mukhyamantri Mitan Yojana. So it is actually appointing, you know, uh, doorstep delivery, and then it is providing jobs also with that. A certain, money, 14,500 citizens have received government documents at the doorstep, और जो है मुख्यमंत्री साहब ने ये योजना बनाई। तो क्या आपको लगता है कि ये एक सस्टेनेबल जॉब की तरह हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि एक अच्छा करियर और एक डिग्निफाइड लाइफ ऐसे हो पाएगी? ऐसी कौन सी स्कीम्स और हो सकती हैं? ऐसा बस एक सेकंड के लिए आप ऐसा सोचिएगा, एंड आई थिंक दिस विल बी मच मोर सफिशिएंट फॉर अस। इट इज़ बीन इन न्यूज़ दैट द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि अधीर रंजन चौधरी साहब की, इट इज़ हेडेड बाय हिम। सो नाउ इट इज़ बीइंग सेड दैट द उसमें एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होंगे। एडिशनल सब्जेक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैनेजमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम असाइन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, 5G की हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। रिलायबिलिटी ऑफ जीएसटी डेटा, वो भी बात हो रही है। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ ड्रग्स इन सीजीएचएस, एंड इवन मेस मैनेजमेंट इन रेलवेज। ऑल दीज टॉपिक्स व्हिच आई जस्ट सेड, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि की इश्यूज हमारे सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में क्या है, जो कि सरकार जिनको उठाती है। कल को इन्हीं में से मेंस के क्वेश्चन भी निकल कर आएंगे लिंक्ड विद द सिलेबस। इन द इंटरव्यू ऑल्सो एंड अदरवाइज इन द मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि हिल स्टेट स्पेशल अपने लिए क्या करें ऐसा, या अगर आप उत्तराखंड पीसीएस भी दे रहे हैं, तो आई कैन अश्योर यू दो क्वेश्चन तो सिर्फ इस स्क्रीन से आ जाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यू मस्ट नो ऑल द इंपॉर्टेंट स्कीम्स, यू मस्ट नो द बेसिक आइडिया हो क्या रहा है। चाहे वो चार धाम पार्ट 2 हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट हो, चाहे हेलीकॉप्टर सर्विसेज उड़ान स्कीम के अंदर हो, चाहे बाल वाटिकाज हो, चाहे बद्रीनाथ धाम की बात हो, चाहे मानस खंड मंदिर माला मिशन हो, चाहे बालाश्रय योजना हो, उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना हो। सो ये सारी चीजें मैंने इसलिए आपको दिखाई ताकि आप अपने लेवल के ऊपर अपने स्टेट के लिए अपने तरीके से देख सको। बिकॉज examination never want people who are actually complex in themselves. They look for simple people but having good knowledge. Simplicity doesn't mean ignorance.
Coming to the next point, we have already discussed a couple of ideas, but I will just say one quote here. When people talk, for example, if I'm talking, you must listen completely. When people talk, listen completely because most people never listen. एथिक्स में लिख दीजिए, टेबल पे लगा के रख लीजिए, एस्से में लिखिए। अगर आप रोज का भी एक कोट ऐसे ध्यान से पढ़ते तो आप सोचिए 30 डेज में तो आपने 30 कोट्स रेडी कर दिए, कितना सारा काम हो जाएगा आपका। हमने बात की थी रिसेंट डिस्कशंस में दैट ईडी है, सीबीआई है, वो तो केस्ड पैरेट है। ईडी की पावर्स की वी हैव डिस्कस्ड एंड सीबीआई का जो लिमिटेशंस हैं आल्सो वी हैव दैट डिस्कस, पर सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सो लेट्स वर्क एंड टॉक अबाउट सम सॉल्यूशंस। सबसे पहले सीवीसी एक्ट को अमेंड करके एक प्रपोजल दिया गया है कि उसको 5 से 7 मेंबर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना दिया जाए ताकि वो लोकपाल जैसा कुछ व्यवहार कर सके। इट शुड बी मोर ब्रॉड बेस्ड ताकि कंट्रोवर्शियल और फेवरेटिज्म ना हो। राइट नाउ आईएएस आईपीएस एंड बैंकिंग सर्विसेज के लोग हैं, बट देयर इज नो जुडिशियल पर्सन ओवर हियर, वो भी होना चाहिए। एंड लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी उसमें हो जाना चाहिए। तो सीवीसी को आपने क्या बनाया, आप ऐसे में ऐसा लिख सकते हैं, आप जनरल स्टडीज पेपर 2 के आंसर्स में भी आप ऐसा बहुत ही शॉर्ट में ब्रीफ में आप दे सकते हैं। सेकेंडली, सीवीसी की एक एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए विच मस्ट हैव forensic experts, criminologists, those who are able to understand different domains and ideas of law and society। वो एडवाइजरी बॉडी में जो एक्सपर्ट्स हैं वो हेल्प करें कंप्लेंट्स को स्क्रीन करने में। देन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सीवीसी, अभी जो सारे के सारे एम्प्लॉयज के ऊपर गवर्नमेंट है, उसमें पीएसयू है, वो होना चाहिए। देयर मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ताकि विजिलेंस को निचले लेवल तक ले जाया जा सके, लेस फॉर्मेलिटी के साथ। सो सीवीसी must have experienced team, must have technical expertise, and there must not be any need to seek prior permission for the government। Power होनी चाहिए। And CBI should be made functionally and financially independent of the control of the government। There must be professional supervision। And sixth, CBI का जो डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट, it should be more broad based, it should be more transparent, and there must be better synergy between anti corruption laws और जो ग्रीवेंस हैंडलिंग लॉज हैं या फिर विसल ब्लोअर्स एक्ट भी है, ये सभी के सभी सीबीसी के जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। एंड ग्रास रूट लेवल तक एंटी करप्शन एजेंसीज का प्रभाव होना चाहिए। सो देर आर ऑल वंडरफुल पॉइंट्स, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एसे, क्योंकि मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं इतना छोटा, या जिसमें आप इजीली कमियां निकाल के आप लिख दो, मेंस में ऐसा नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, इंटरव्यू के अंदर यदि आपकी पूरे आइडियाज क्लियर हैं तो यू मे एबल टू ब्रिंग सर्टेन रेशनल ऑब्जेक्टिव आइडियाज, उससे जरूर फर्क पड़ेगा। गोइंग फर्दर फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस optional, there is a very good article which talks about international jurisprudence in terms of protection of human rights violations। human right violations नहीं होने चाहिए, human rights protect किए जाने चाहिए। Especially this is in context of Xinjiang province in the People's Republic of China and the office of UN Office of High Commissioner for Human Rights, उसकी बात है। कैसे उस वो और रोल प्ले कर सकता है, कैसे चाइना को रोका जा सकता है, उसको अकाउंटेबल किया जा सकता है। Because China is not ready to believe and accept that there are extremities being conducted, there are human right violations being conducted in that region in the name of anti-terror or anti-radical activities। तो इसको कहते हैं एथनिक क्लींजिंग, या इसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से भी आप जोड़ सकते हो सोशियोलॉजी में। दैट इज वाई propaganda by Chinese government is actually responsible for it। So there is a very important role to be played by you know uh, international criminal court। there is a Rome treaty जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ट्रीटी, एंड ऑब्वियसली चाइना हैज नॉट साइंड इट। सो दैट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज जो है
आप कह सकते हैं कस्टमरी, जो कस्टमरी का मतलब होता है जो होने चाहिए, वो जो है हर कंट्री पे लागू होते हैं। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो पीस टाइम में की जाती हैं वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट से भी ज्यादा बर्बर है। आर्म कॉन्फ्लिक्ट के लेवल पे ही आप उसको ले सकते हैं। सो वेदर इट इज डारफूर, डारफूर इन अफ्रीका, दारफूर सूडान में देखिए, लीबिया है, चाहे फिर वो ईरान है, इराक है। सो मतलब सिचुएशंस हैं। तो चाइना एंड रशिया ने कंसिस्टेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को ब्लॉक किया है ताकि पुनिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना हो सके अपने अपने फायदे के लिए, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सीरियन गवर्नमेंट या सीरियन सिविल वॉर। तो इसीलिए ऐसा करने से जो है सारी की सारी पार्टीज जो कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं वो बहुत बोल्ड हो जाती हैं एंड दे डू नॉट रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ। बट फिर भी मैं आपको एक पॉजिटिव एग्जांपल दूं, आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक प्री ट्रायल चैम्बर किया था, और म्यांमार बांग्लादेश केस के अंदर जो रोहिंग्या का केस है उसके अंदर कोर्ट ने कहा था कि दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट मस्ट बी अकाउंटेबल। जरूरी नहीं है कि आपका जो, अगर आपका जो एक्ट है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है तभी आप ऐसा कर सकते हैं। इट कैन बी आउटसाइड टेरिटरी ऑल्सो, ऐसा रोम ट्रीटी कहती है। तो उइगुर मैटर में भी आईसीसी जो है एविडेंस शो कर रही है चाइनीज ऑफिशियल्स को, जो कि ताजिकिस्तान की टेरिटरी में जाकर अगर आप उइगुर्स के लिए आप ऐसा भयावह एटमॉस्फेयर और ऐसी गतिविधियों में आप लीन हैं, चाइना की बात हो रही है, तो क्राइम इफ इट इज बिगिनिंग इन द आईसीसी टेरिटरी और वो चाइना में जा रहा है, तो दैट मीन्स ताजिकिस्तान, officials and other parties, they have the right to take action. So but चाइना उइगुर्स को ना सिर्फ चाइना में बल्कि बाहर भी, अब्रॉड में भी टारगेट करता है। तो चाइनीज ऑफिशियल्स कैन बी लीगली एंड लॉफुली इन्वेस्टिगेटेड बाय द आईसीसी। सो तजाकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों का रोल आ जाता है अगर दोनों कंट्रीज की आप बात करें। तो चाइना अगर ये कहता है कि यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल को ये रूल नहीं है कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में बोले, तो ये क्या बोल रही है? पावर बोल रही है। Violation of human rights is distracting from stability. Please do have a look at the United Nations Human Rights Charter. यूपीएससी प्रीलिम्स में उस पर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। यू मस्ट हैव a broad and brief idea. अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की 2 सेकंड के लिए, और मैं चर्चा करूंगा कि चाइना, अगर रशिया इज गोइंग फॉर एग्रेसिव मोबिलाइजेशन और बात बात पे अगर कहता है कि भाई ज्यादा बोलोगे तो हमारे पास जो भी साजो सामान, जो भी बंदूक, गोले, हथियार, न्यूक्लियर बॉम्ब जो भी रखा है हम सब यूज कर डालेंगे, क्योंकि आखिर क्वेश्चन हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का है। तुम हमारे सर पे बैठ कर तुमने हमारे कान पे बंदूक लगा रखी है, तो अब हम आर या पार की लड़ाई खेलेंगे। ऐसा किसका सोचना है? ऐसा सोचना है रशिया का। बिकॉज द फैक्ट इज दैट यूएस एंड द यूरोपियन पावर्स को तो आप सबाल्टन पावर बोल लो, जो कि डिक्लाइन मोड में है एक तरीके से, लॉन्गर व्यू पॉइंट से। दे आर प्लेइंग प्रॉक्सी गेम्स विद रशिया। रशिया नोज वेरी वेल कि प्रॉक्सी गेम्स विल ब्लीड इट वेरी वेरी बैडली, और धीरे धीरे देयर विल बी a great damage to the civilizational power called Russia. That is why Russia is not ready to back out under all circumstances. पिछले 25 साल से वो झेल रहा है, more than 25 years I should say. पोस्ट कोल्ड वॉर इरा के जो प्रोमिसेस थे वेस्टर्न पावर, दे हैव नॉट केप्ट। अमेरिका विल हैव टू कीप इट्स हेजीमोनी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस इंटैक्ट। अमेरिका वांट्स द मिलिट्री इंडस्ट्री नेक्सस, जो है, जो गन नेक्सस है, वो चलते रहना चाहिए। नथिंग इज गिवन बीइंग गिवन फ्री टू यूक्रेन। अगर एक बंदूक की गोली भी जा रही है तो उसके बदले यूक्रेन की फर्टाइल लैंड भी कल को अमेरिका के पास आ जाएगी। यूक्रेन की जो ब्लैक अर्थ, आप यूक्रेन का देखिए, पहली फर्टिलिटी देखिए उसकी सॉइल की, द बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वीट। पैसे नहीं दे पाएगा, कोई बात नहीं, तो आप जमीन दे दीजिएगा। ये तो हिंदुस्तान में तो हर शहर में होता है, खेत बिके हैं, शहर बने हैं। तो इन दीज सर्कमस्टेंसेस रशिया हैज नो वे आउट। अब बैकआउट करने का टाइम नहीं है। मैं इस बारे में आपको बता दूं
यदि आपको ये नहीं पता है कि चेचेनिया की इंसर्जेंसी काउकेसस रीजन में, चेक कीजिए, गूगल करके देखिए, या फिर युगोस्लाविया का डिसमेंबरमेंट, युगोस्लाविया, गो एंड चेक इन द ईस्टर्न यूरोप, कैसे उसके टुकड़े हुए। नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन इन 1999। In one of the videos I have discussed about color revolutions. Do go and check जॉर्जिया और यूक्रेन में जो हुआ, रशिया सब देख रहा है। एंड 2014 में प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट कमिंग अप इन यूक्रेन। और तो और आप देखिए that on all the sides Russia is being surrounded by the NATO nations. Whole Europe is having the great presence of American military and its armaments. कुछ ऐसा हो जाएगा टेरिटोरियल सिक्योरिटी के लिए, रशिया के लिए, तो रशिया को नेटो की जब एरियल सिक्योरिटी फैल जाएगी, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द रशियन एयरफोर्स टू ऑपरेट इन बाल्टिक सी। कालिनिनग्राड देखिए जरा एक बार, एटलस साथ में रख के, कैलिनिनग्राड वीडियो रोको और जाके देखे आओ, एटलस लेके आओ, रोक के देखो जाओ। कैलिनिनग्राड के एरिया में ही रशिया का बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिर साथ में एक टैब खोलो और देखो कैलिनिनग्राड। सच्चाई है रशियन एंगल से तो उसके लिए, बट देन क्या हाइब्रिड वॉरफेयर में, क्या लॉन्ग टर्म टेक्निकल कैपेबिलिटीज में, सेमीकंडक्टर की बात हम कर ही रहे हैं, क्या उसमें रशिया हैंडल भी कर पाएगा ये सारी चीजें। अगर क्रीमिया वापस जाने की बात आ गई, रेफरेंडम होने वाला है, रेफरेंडम में रशिया इज ऑल्सो यू नो देख रहा है कि यूक्रेन इज गेटिंग रियल टाइम सपोर्ट एंड इंटेलिजेंस। नाउ रशिया इज नॉट गोइंग टू गेट बैक। तो प्रॉक्सी वॉर से अब जो है आगे जाने की बात हो गई है। सो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी बेटर फॉर अस ऑल्सो। इन्फ्लेशन, टफ टाइम्स, दे आर गोइंग टू बी मच मच मोर हार्ड। दैट इज वाई हमने बात की थी इन वन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि इंडिया की नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है पुरानी जैसी। नॉन अलाइंड तो है, बट देन मल्टीपोलर वर्ल्ड में सही क्या होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। इंडिया कैन नॉट डिपेंड ऑन रशिया ओनली। इंडिया हैज टू रिड्यूस इट डिपेंडेंसी ऑन रशिया फॉर श्योर एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न। आत्मनिर्भर भारत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई चाइना and Russia, they will come little more closer. Not a very good news for India. India will have to keep its all option open. India will have to move strategically forward. तो एक बार आप देखिए कि जो कंट्रीज स्वीडन और यू नो स्वीडन अगर आप देखेंगे तो दैट इज आल्सो रेडी टू ज्वाइन अलॉन्ग विद फिनलैंड, नाटो को ज्वाइन कर रहा है। डायरेक्ट बॉर्डर बढ़ जाएगा अराउंड 2500 किलोमीटर्स। इन सब में आप इंडिया को देखिए, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चंस कम्स इनटू पिक्चर। देयर विल बी नो क्वेश्चन डायरेक्टली एज सच कि भैया ये बता दे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बता दे। उसके जमाने चले गए, उसके वीडियोस चले गए। कितना सुनोगे लीनियर कन्वर्सेशन, कितनी सुनोगे। टॉपर के एंट्रियां देखने से तुम टॉपर हो जाओगे क्या? वो फर्जी है वो। मतलब कमाल की लेकिन बात ये है कि बंदे को पता है क्या फर्जी, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आया। मालधारी, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देखोगे तो मालधारी टर्म आया था। मालधारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। राजस्थान वेस्टर्न, मतलब राजस्थान के कुछ एरिया हो सकते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, और गुजरात के। बट द क्वेश्चन इज दैट कि मालधारीज यानी कि रूरल पेस्टोरल कम्युनिटी, इशू ये उठता है कि उसका रोल अर्बनाइजेशन में क्या हो सकता है। सभी सभी शहरों की तरह अहमदाबाद भी गांव से जुड़ के शहर बना है। तो क्या आप गांव की जो कीमत थी, जो मालधारीज थे, जो कैटल ब्रीडर्स थे, जो एनिमल हस्बेंड्री में है, तो उनका कोई रोल ही नहीं रहा क्या? यानी कि हैदराबाद अलावा, हाँ सब कुछ बोल दिया अहमदाबाद छोड़ के। अहमदाबाद की सड़कों पर अगर गाय और भैंस दिख जाते हैं तो क्या उससे बिल्कुल एंटी
रूरल सेंटीमेंट जाग जाएगा क्या? क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली कैटल कंट्रोल कीपिंग एंड मूवमेंट बिल पास किया था अर्बन एरियाज के लिए। यानी कि बात हुई थी कि मालधारी को लाइसेंस चाहिए अपने एनिमल्स को अर्बन रोड्स पे रखने के लिए, लेकिन बाद में जब मालधारीज ने अपना कमाल दिखाया तो ये लाइसेंस वापस ले लिया गया। लेकिन इसका इसका लेकिन सोल्यूशन क्या है? क्या इसका सोल्यूशन ये है कि मालधारी, और मालधारी सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देर देर अदर कम्युनिटीज इन अदर स्टेट्स ऑल्सो, तो इनको बिल्कुल काट दिया जाए या उनको कंप्लीटली अर्बन माइग्रेशन करा दिया जाए? Why don't people think that Maldaris or for that matter any other agro community, pastoral community, उन्हीं की वजह से मिल्क प्रोडक्शन है, उन्हीं की वजह से बाकी कल्चरल वैल्यूज भी इंटैक्ट हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता चला गया, उनसे लैंड लेते चले गए और लास्ट में आपने उनसे लैंड लेकर आपने जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, वो कहाँ जाएंगे? और वो फिर भी मालधारी, गुजरात की बात हो रही है, देर आर सो मेनी कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया, देर विल बी कम्युनिटी इन cities like Bengaluru or for that matter in cities like हैदराबाद एंड सो ऑन, हर जगह है ऐसे। कहीं पे बंजाराज हैं, कहीं पर मालधारी हैं, पोजीशन सेम है। तो अर्बनाइजेशन की गलती है ये, अर्बनाइजेशन सोशियो स्पैशियल कंटिन्यूम की गलती है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, अर्बनाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट मस्ट बी इट मस्ट बी हैंडल्ड इन दैट वे। So that is why rather than seeing them as a separate entity, there must be work for making it सोशियो पॉलिटिकल रेलेवेंस बढ़ाई जाए, उनका पॉलिटिकल उनको स्किल्ड किया जाए, और एक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों तरह के रूरल एंड अर्बन रिलेशन, सोशल रिलेशन को मजबूत किया जाए, रादर देन कोएर्सिव एक्शन लिया जाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि आप में से सब दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद में नहीं है, तो आप क्या सोचते हो होना चाहिए? क्योंकि ये तो हर जगह के लिए है, रूरल अर्बन कंटिन्यूम तो हर जगह है। लुकिंग फॉर सम इनोवेटिव सॉल्यूशंस फ्रॉम यू पीपल। From the prelims perspective, Dvorak technique. Dvorak technique is, it is using satellite imaging, and satellite images are used for, forecasting a particular kind of pattern. जैसे storm कैसा होगा, कहाँ उसकी आई होगी, इंटेंसिटी कैसी होगी। ये एक टेक्निक है, डोराक टेक्निक। तो इस टेक्निक से जो है साइक्लोन का बेस्ट एस्टिमेट आ जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट हेयर। इंडिया नेपाल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल अभी चर्चा में भी इतना नहीं है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि नेपाल में श्रीलंका की तरह क्राइसिस आ चुकी है। नेपाली प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू गिव assent or refuse to give permission for ratifying नेपाल सिटीजनशिप बिल, जो कि 2 बार उनके पास भेजा गया, दोनों बार उन्होंने उसमें कुछ नहीं किया, सबसे डिस्कशन किया और फाइनली कुछ नहीं किया, लैप्स हो गया। यानी कि 5 लाख के आसपास नेपाली, जो कि जिनकी बात की गई कि जिनको नॉन वोटिंग सिटीजनशिप दी जाए और जो कि नॉन सार्क कंट्रीज में हैं, उनको सिटीजन देने की बात थी बाई बर्थ एंड बाई डेसेंट, लेकिन इस पे चर्चा अधिक वो नहीं हुई। उसके अलावा भी जो चीफ जस्टिस हैं नेपाली पार्लियामेंट के, वो अभी हाउस अरेस्ट में है, अनडिक्लेयर्ड हाउस अरेस्ट में है। और ऊपर से जो है आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, वो जो है एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की तरह हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो 6 साल पहले हुआ था उसके अंदर ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं थे कि प्रेसिडेंट बिल पास ही नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट भंडारी ने बिल पास किया, बहुत सारी इंक्वायरी साथ में भेजी, पार्लियामेंट हैरान रह गई, कंसल्टेशन किया, सब कुछ हुआ, नेपाली आर्मी, नेपाली पुलिस, जर्नलिज्म, सिविल सोसाइटी, सब कुछ, लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। तो 3 वे टसल हो गया, क्योंकि शेर बहादुर देउबा जो पीएम है, वो जो वापस आए,
आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रोल बीच में आया। जस्टिस राणा, जस्टिस शमशेर राणा, उन्होंने प्रेसिडेंट भंडारी का डिसीजन डिसअलाउ कर दिया दैट देयर मस्ट बी प्रीमेच्योर डिसॉल्विंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द सेकंड टाइम इन यू नो लास्ट 6 महीनों में, जो कि केपी ओली गवर्नमेंट चाह रही थी उस टाइम पे। कोर्ट ने रूल किया कि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है मेजॉरिटी की बातों को मानते हुए जो वो करना चाहती हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज हैं। और उन्होंने जो है दियोबा साहब को ओथ दिला दी, क्योंकि अगर मेजॉरिटी ये डिमांड भी कर रही थी कि भाई डिसॉल्व हो जाए, उन्होंने इस बात को नहीं माना। तो ओली साहब जो मेन अपोजिशन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, वो भी अपनी पॉलिटिक्स चाहते हैं। प्रेसिडेंट का रोल अलग हो गया। अब सीजेआई चाहते थे कि इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू डिसॉल्व द हाउस एंड टू कॉल इलेक्शंस, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए राणा साहब के अगेंस्ट यानी सीजेआई के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया, लेकिन वो करंट पार्लियामेंट के अभी एंड होने के बाद से इनफ्रक्चस हो गया, यानी उसका कोई रोल नहीं रहा। तो ये जो तीनों इशू मैंने आपको बताए, प्रेसिडेंट का करंट गवर्नमेंट के साथ सींग लड़ाना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मिड टर्म इलेक्शन या जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बात को नकार कर ऑर्डर देना कि 24 घंटे के अंदर दूसरे प्रधानमंत्री होंगे, और दूसरे प्रधानमंत्री का मिड टर्म इलेक्शन ना कराना, तो ये सारी चीजें नेपाल को अभी एक कटघरे में लाके खड़ा कर देती हैं। तो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोनार्की को हटाकर कंप्लीटली उसको जो साइडलाइन कर कर पावर स्ट्रक्चर में अब मोनार्की का कोई रोल ही नहीं है, और ह्यूमन राइट वायलेशंस और जो एक्सेसेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आने में, जो स्ट्रगल थी, उसकी चर्चा भी ना करते हुए, तो नेपाल एक दोराहे पर खड़ा है। बिकॉज अभी तो इम्पीचमेंट इज द ओनली वे फॉर द प्रेसिडेंट, लेकिन हाउस खत्म हो गया है, इसीलिए प्रेसिडेंट को एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिली हुई है। अब कोalition गवर्नमेंट जो है वो सोच रही कोर्ट जाए क्या, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया अनडिक्लेयर्ड हाउस अरेस्ट में है चीफ जस्टिस भी। अब क्या किया जाए? तो एक ऑप्शन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल इज कि जो सिटीजनशिप बिल है वो गजट में छाप दिया जाए और बिना प्रेसिडेंट के साइन के। लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो रिपब्लिक ही खत्म हो जाएगा। ऐसा हो गया तो फिर तो गजब ही हो जाएगा। तो कहाँ जा रहा है नेपाल, ये सोचने की बात है। अभी चाइनीज ऑफिशियल्स एंड हाई एंड डिग्निटरीज आए थे। आई बिलीव everybody knows what is happening including India, but then let's see कि इंडिया का रोल इसमें क्या होता है। दैट्स व्हाट वी विल सी। पोल पोट, पीटी के लिए मैं बता दूं आपको, खमेर रू या पोल पोट, दीज आर लिंक्ड विद द कंबोडियन मैसेकर्स। बिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड। पोल पोट at the he died in 1998। खमेर रू का जो रियल चीफ थे। तो बर्बरता, अभी हमने बात की थी जिनजियांग प्रोविंस की उइगुर्स के लिए, तो खमेर रू उसी का एक और बहुत बड़ा ब्रूटल और एक्सप्लिसिट फॉर्म है। भाई इफ यू से दैट डॉलर और रुपए और गिरा डॉलर के मुकाबले, if the rupee is depreciating, then from the dollar perspective एफपीआईज तो एफपीआईज के लिए इंडिया और ज्यादा अनअट्रैक्टिव हो जाएगा इन द इमीडिएट एंड द मीडियम टर्म। सेकेंडली, इंडिया जब इंटरेस्ट रेज करेगा तो प्रेशर आएगा डोमेस्टिक करेंसीज के ऊपर। जैसे आप डॉलर अगर अपना रेज करता है इंटरेस्ट, देन ऑल्सो देयर विल बी अ प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ेगा
तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, then you can say that there will be impact seen on the grassroots level. So our currency is moving in an orderly manner according to the RBI. And secondly, we are intervening only up to the extent what is required. For example, RBI is selling dollars, फॉरेक्स रिजर्व से, ताकि रुपए की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वी हैड ऑप्शन, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट वी आर गोइंग टू बी इन अ वेरी हेजी सिचुएशन, एंड आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी है, दैट इज वाई वी आर कीपिंग एन आई दैट हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। बिकॉज जब जब फेडरल रेट रेज होगा, देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, बोरोइंग कॉस्ट जो है वो बिजनेस और हाउस होल्ड्स के लिए बढ़ जाएगी, एंड देयर विल बी राइज इन इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट बाय आरबीआई ऑल्सो। पर मैं आपसे यहां पूछना चाहता हूं, बेसिस पॉइंट हम एक शब्द यूज करते हैं, 50 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट। तो बेसिस पॉइंट क्या है? 1 बेसिस पॉइंट इज 100th ऑफ अ परसेंटेज पॉइंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, इट इज 100th ऑफ अ परसेंटेज पॉइंट। in terms of next element which is very important to discuss, पहले हम बात करते हैं कि डीकोलोनाइजेशन चर्चा में आजकल है। तो अगर मैं कहूं पुलिस का रिफॉर्म्स करना है, सो पुलिस रिफॉर्म में what we can discuss here in very brief is that पुलिस must be transformed into people's police। इसलिए कहा जाता है इंडियन पुलिस सर्विस। पुलिस फोर्स नहीं कहा जाता, इंडियन पुलिस सर्विस कहा जाता है। इंडियन पुलिस सर्विस 1861 एक्ट must be reformed। प्रकाश सिंह कमेटी 16th एनिवर्सरी है recently of the reforms which were you know envisaged by the Supreme Court of India, but वो ग्राउंड और ग्रास रूट लेवल पे वो एक्ट नहीं हुए। क्या आप जानते हैं पुलिस स्टेट लिस्ट में आएगा कि कंकरेंट लिस्ट में आएगा? क्योंकि बॉटम लाइन ये है कि पुलिस इज हैविंग ग्रेट एसेट इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन कोई उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कोई उनकी अंडर स्टाफिंग को, या उनकी इनएडिक्वेट ट्रेनिंग को, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर को, या फिर ब्रूटैलिटी को कोई नहीं देखता। सब ये देखते हैं कि पुलिस इज करप्ट, देयर इज नो फेयर सिस्टम ऑफ ट्रांसफर्स, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और इवन सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। तो अब्यूज जब तक पुलिस पावर का खत्म नहीं होगा, जब तक हम चीजें नहीं कर पाएंगे। ये आप इंटरव्यू के लिए बोल सकते हैं कि दैट इज व्हाई आई वांट टू गो फॉर द पुलिस सर्विस। इसके बिना देश भी नहीं चलेगा। सो द प्राइम मिनिस्टर एट द टॉप, चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट गवर्नमेंट लेवल, दे आर द लिंचपिन। वहां से शुरू होता है। ये भी एक डीकोलोनाइजेशन के माइंडसेट का एग्जांपल है। वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर आर्टिकल्स, सम मोर टॉपिक्स, क्योंकि ये एसए में और जनरल स्टडीज पेपर 2 में जरूर आपके काम आ सकता है। सिमिलरली, recently in Chennai, पल्लव इरा, चोला से पहले पल्लवाज, वड़ाकुपट्टू साइट पे हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स, एंशियंट स्टोन टूल मेकिंग मिले हैं। पीटी के एक पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12,000 साल पहला की साइट ऐसा बताया जा रहा है। इसमें मिला क्या है हमें? एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, मीजोलिथिक पीरियड। सबसे पहले पैलेलिथिक पीरियड आया, फिर मीजोलिथिक पीरियड आया। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि वो जमीन के बहुत नीचे नहीं मिले हैं। दैट मीन्स द कल्चर वॉज
thriving over there. संगमीरा 2000 साल पहले आर्टिफैक्ट्स, संगमीरा की जब हम बात करते हैं तो हम रोमन ट्रेड की बात भी होती है, जैसे राउलेटेड वेयर एक तरीके का जार होगा, रोमन एम्फोरा शर्ट्स, ग्लास बीड्स होंगे, एक्टिव ट्रेड था रोमन पीरियड, रोमन इरा के साथ. एंड देन यू हैव गोल्ड ऑर्नामेंट्स, टेराकोटा टॉयज, बीड्स, पीसेस ऑफ बैंगल्स, पॉट शर्ट्स, कॉइन्स. तो यानी कि एक तो अर्ली पल्लवास थे और एक चोला से पहले पल्लवास थे. चोला भी दो हैं एक्चुअली में. तो मैं बात कर रहा हूँ दोनों की ही, लेट पल्लवास की भी और अर्ली पल्लवास की भी. यानी कि मौर्यन भी बात करते हैं, मौर्यन इंस्क्रिप्शन भी बात करते हैं साउथ इंडिया में, चोरा चेलास, चोलास चेरास पांड्यास की. सो दैट इज वाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्योंकि साल जो आप बोल रहे हो 12,000 साल, इट्स अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम पीरियड, 12,000 साल. दैट इज वाई आई थॉट इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विथ यू. सेकेंडली, क्या कांग्रेस पार्टी की, अभी हम इलेक्शंस की बात करते हैं, तो मैं आपसे जनरल स्टडीज पेपर 2 के एंगल से कुछ पॉइंट उठाना चाहूंगा. आपके हिसाब से क्या ऐसा कोई कानून है विच टॉक्स अबाउट इंटरनल इंटरनल elections of a political party? So there is no law as such. Election Commission can only recommend. Election Commission can only advise. The Election Commission of India is not having any powers with respect to that. क्योंकि legally speaking, the political party की जो definition है, that comes into picture for the first time by the Anti-Defection Act 1985. And there is nothing in the Article 324 of the Constitution or the Section 29A of the Representation of the People's Act जो बताता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन एक्चुअली रेगुलेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पार्टी. तो कोई पार्टी चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई अधिकार नहीं है. बट क्या इंटरनल पार्टी इलेक्शंस पार्टी को मजबूत करते हैं कि वो उसको कमजोर करते हैं? बिकॉज द पार्टी having one ideology but then different candidates are there within the party, and then they discuss and they bring weaknesses of each other and also of the party at the same time. तो क्या ये लॉन्गर रन में पार्टी के वर्कर्स के लिए फायदेमंद है? इन केस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट देयर इज अ डिबेट अमंग द लीडर्स, जैसे ओबामा और हिलरी क्लिंटन के बीच में था. बट देन लेटर ऑन वी फाउंड कि ओबामा साहब ने हिलरी क्लिंटन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बना दिया. तो क्या ऐसा हमारे यहाँ तो कुछ पॉसिबल नहीं? हमारे यहाँ तो हाई कमांड कल्चर चलता है या हमारे यहाँ कल्ट पर्सनैलिटी चलती है. तो इट डिपेंड्स. तो इसीलिए आइडियलिज्म से पूरा नहीं चल सकता, और बिना इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की यू कैन नॉट से दैट द डेमोक्रेसी विल आल्सो बी थ्राइविंग वेरी वेरी स्मार्टली. सो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की. स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टेट को पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करना चाहिए. स्टेट फंडिंग, यू नो, स्टेट फंडिंग इलेक्शंस की नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझिए. लेकिन गवर्नमेंट कैन कंसिडर स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अभी जहां जहां से माल उठाती हैं, जिस भी कॉर्पोरेट सेक्टर एंड व्हाटएवर इट इज, उनका हिसाब किताब भी पूरा करना पड़ता है. So there must be some internal regulation of political parties. Even the 1999 Law Commission report was also talking about it, लेकिन उस पर कुछ खास हुआ नहीं. That is why पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट अबाइड देयर कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके लिए कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, वो सिर्फ इंसिस्ट कर सकता है, जैसे मैंने आपसे बोला. बट देन फाइनली आप हर चीज लोगों पे नहीं छोड़ सकते. हर चीज आप लोगों पे छोड़ोगे तो चीजें, थिंग्स विल गो इन डिसएरे, बिकॉज आई एम चूजिंग द बेस्ट अमंग द वर्स्ट ऑप्शंस. दैट इज वाई इलेक्शन कमीशन को कुछ ऐसा रोल होना चाहिए उसका कि रेगुलेटर है वो पॉलिटिकल पार्टीज का, माइल्डर ऑप्शन. दैट इज वाई द इलेक्शन इन द कांग्रेस व्हिच इज हैपनिंग, इट शोकेसेस दैट एग्जांपल, ऐसा हम कह सकते हैं. सिमिलरली,
another element that we can discuss is about that from जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स पर्सपेक्टिव कि कैसे कैसे डिजिटल इकोनॉमी थ्राइव कर सकती है. प्लीज हैव अ लुक एट द स्क्रीन. लाइक ए चिल्ड्रन, they are imagining, they are creating, they are playing, they are sharing, then they are reflecting and they are again imagining. ये अप्रोच है एक. तो डिजिटल इकोनॉमी की भी वही अप्रोच है. प्लीज हैव अ लुक एट देयर कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग और इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, टेलीकॉम, आईटी कंसल्टिंग, ये आपका आया एक कोर हो गया. ये कोर हुआ तो उसने फाउंडेशन डिजिटल सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस किए. तो नैरो स्कोप उसके बाद कहाँ आ जाता है डिजिटल इकोनॉमी का. डिजिटल सर्विसेज आ गया, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी आ गया. पहले आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, उससे पहले आपने कोर एरिया क्रिएट किया, फिर आपने शेयर किया उसके बाद आप गिग इकोनॉमी में आ गए. और गिग इकोनॉमी के बाद अब ई कॉमर्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ऑल इकोनॉमिक फील्ड्स. तो ये एक मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपसे कोई पूछता है क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए एबीसी डिजिटाइजेशन की, उसके आगे क्या आएंगे. एथिक्स में तो इस बार क्वेश्चन भी आया है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी. तो ये जो मैंने आपको एक मैप शो किया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज हैव अ लुक एंड अंडरस्टैंड इट सो दैट यू कैन ब्रिंग सम हायर एंड स्किल्स इन योर आंसर्स. अगर मैं दो लाइन में बात करूं जनरल स्टडीज पेपर 2 के एंगल से, एंड देन इवन इन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, that why India is required as a permanent member in United Nations Security Council, because India is having a very very important role and stage in terms of being part of multiple groups, and also it is not taking sides of any one party or any one power because of its own vested interest. And similarly India is reflecting aspirations of the whole developing world. That is why India must be there. अगर हम बात करें नए लॉ की, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 जो कि आया है और वो रिप्लेस करेगा टेलीग्राफ बिल 1885 को, तो उसके क्या फीचर्स हैं. सबसे पहले कीवर्ड है कि वो डिस्ट्रेस को कम करेगा. अगर डिफॉल्ट हो गया है पेमेंट में तो एकदम से गवर्नमेंट विल डिटरमाइन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट डिस्ट्रेस. कि कौन सा डिस्ट्रेस है, कंज्यूमर स्ट्रेस है कि क्या 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 मतलब मेंटेनिंग कंपटीशन की वजह से हो रहा है कि क्या, व्हाट इज द इशू. एंड दैट इज हाउ government can have power to waive the fee, interest and additional charges also. So that is very important point. Second, ड्राफ्ट बिल ये भी कहता है कि देयर विल बी स्पेक्ट्रम शेयरिंग. दैट मीन्स कि मोबाइल टेलीफोन स्पेक्ट्रम जो है अगर कोई रिटर्न कर देता है तो लाइसेंस विनर्स जो हैं वो उसको रीफ्रेम कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं. तो स्पेक्ट्रम एक तरीके से मोर पॉजिटिव एंड ब्रॉड अप्रोच वी आर टेकिंग. thirdly, टर्म्स एंड कंडीशन जो लाइसेंस के होंगे वो रजिस्ट्रेशन ऑथराइजेशन जो भी होगा वो मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मॉडिफाई नहीं होगा. एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ओटीटी को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप. यानी कि मैसेज जो हो गया वो कोई भी साइन, सिग्नल, राइटिंग, इमेज, वीडियो, डेटा सब कुछ मैसेज हो गया. तो सर्विसेज सच एज व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस, वीडियो कॉल एक्सेट्रा ये भी सब कवर होंगी. एंड नेटवर्क्स के अंदर भी जो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, ये सब भी आ जाएगा. तो यानी एक क्लियर पिक्चर बनी. ग्लोबली स्टैब्लिश प्रिंसिपल आए, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के रिगार्ड में, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्ड में एंड सो ऑन. पर कंसर्न्स भी हैं क्योंकि लॉ प्रपोज कर रहा है द गवर्नमेंट विल हैव अथॉरिटी टू इंटरसेप्ट एनी मैसेज वो जो भी नेसेसरी समझेगी, सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जो भी चाहेगी, इंक्लूडिंग टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. जो नेसेसरी और एक्सपीडिएंट एक वर्ड यूज किया उन्होंने, वो मतलब कि पुट्टू जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2017 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, वो
एंगल पूरी तरह से लेके अभी ड्राफ्ट बिल नहीं चल रहा है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Second point is that our 8% of GDP contribution of the industry to the economy is by telecommunication and there are about 1.17 billion subscribers. तो concerns पे हम चर्चा करते रहेंगे because there will be large number of articles which will be coming from the perspective where this is very very important to see कि आखिर एक middle path क्या होगा. डीकोलोनाइजेशन की हमने पहले बात की थी, तो मैं यहाँ पर जनरल स्टडीज और सोशियोलॉजी और ऑप्शनल से और इवन एसए के पर्सपेक्टिव से इतना कहना चाहूंगा कि आफ्टर इवन 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को बोलते हैं कि भाई उसको हमें छोड़ना है, उसको हमें हटाना है, तो वो आर्टिकल सेज दैट इट मस्ट बी डन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यू नो a modern mindset rather than just in talking. For example, if India believes कि नए लोग बिजनेस में आ गए हैं, नया थिंकिंग आ गया है, नए आइडियाज आ गए हैं और वही एड्रेस करते हैं, तो जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है इंडिया का, उससे हम आगे आ गए हैं और हम जो है आज बात करते हैं एक नए भारत की. देन इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो जो नए लोग हैं उनको ओपिनियन भी पुराने लोगों से डिफरेंट होना चाहिए. वी मस्ट लीव all those elements of the past which are actually reflection of colonial mindset. वो अंग्रेजी भाषा नहीं है. वो आप कह लीजिए कि फॉर एग्जांपल इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ और बात की जाती है कि नेहरू साहब ने एग्री किया था कि इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर रहेगा इवन आफ्टर बिकमिंग रिपब्लिक, और बहुत सारे नॉर्म्स चेंज हुए और किंग जॉर्ज सिक्स को उसका हेड बना दिया गया. बाद में नेहरू ऑल्सो एग्रीड कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑल्सो टेकिंग ओवर हेड ऑफ कॉमनवेल्थ व्हेन शी बिकेम द ब्रिटिश मोनार्क. लेकिन इंडिया ने 2018 में क्यों एग्री किया? इंडिया ने 2018 में क्यों एग्री किया दैट किंग चार्ल्स विल बिकम द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ व्हेन इंडिया डू नॉट बिलीव इन ऑल सच कॉलोनियल प्रिंसिपल्स? इंडिया तो इंटरनेशनल ऑर्डर को डेमोक्रेटिक बोलने में बात करता है. सो इसलिए देयरफॉर इट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज कि कॉमनवेल्थ जैसी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो अब किंग चार्ल्स हो गए, लेकिन वो तो कोई इलेक्टेड नहीं है. दे आर ही इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग अ काइंड ऑफ ए नॉमिनेशन. तो देयरफॉर कॉलोनियलिज्म और उसके रेमिनेंट्स को हटाने के लिए हमें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं जाना है. हमें जो है कुछ हमें जो है सोच को बदलना है. हमें नेताजी, आर्मी, इंडिपेंडेंस, मंगल पांडे, वो जो है उनको अगर हमें ट्रिब्यूट देनी है तो वो ये ज्यादा ट्रिब्यूट होगी रादर देन टॉकिंग अबाउट some things which are not impacting, which are not helping India to grow as a great nation. अब मैं बात कर रहा था टेलीकम्युनिकेशन की, तो लास्ट पॉइंट में यहाँ चर्चा करूंगा. देयर इज अ टर्म कॉल्ड ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर. तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इट इज बिलीव्ड that it will increase once 5G come over here. Once 5G comes, then competitiveness comes. Once 5G comes, डेटा ज्यादा कंज्यूम होगा. डेटा ज्यादा कंज्यूम होगा तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे कंज्यूमर को. यू विल बी यूजिंग इट फॉर इंटरनेट थिंग्स, यू विल बी यूजिंग इट फॉर हाई वीडियोस. आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो भी और अच्छे से देख सकते हैं. आपकी क्लैरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका इंटरेस्ट बहुत हो जाएगा, ऑनलाइन गेमिंग बढ़ जाएंगे, यानी फ्रेम पर सेकंड बहुत अच्छा हो जाएगा. फ्रेम पर सेकंड जो है वो आपको और अच्छे से विजुअलाइजेशन और हेल्प करेगा. तो ये सारी चीजें होंगी. वीडियो गेम्स हो जाएंगे, टेलीकॉम टेलीमेडिसिन इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, कंजम्पशन राइज होगा. तो लेकिन ये सारी बातें जो मैंने कही, हमें देखना होगा कि इसके सोशियो पॉलिटिकल या इसके सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या होंगे. दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर. सो हमने प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से बहुत सारी बातें की. आई विल बी ऑल्सो पुटिंग दीज वीडियोज सेपरेटली, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं. आई विल बी पुटिंग दम इन सेपरेट प्लेलिस्ट ऑल्सो. बट आपका सिटिंग देकर सबको एक बार समझना बहुत जरूरी है ताकि आपकी एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू राइट एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बढ़े. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच एंड गेट बैक टू अस फॉर सक्सेस and for getting your dream job. Thank you very much.